गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिशन एडमिन IAS। सो आज के लेक्चर में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने अब तक इसके पहले जितने एक्ट हुए थे, चाहे 1773 का हो, 1784, 1793, 1813, चार्टर्ड एक्ट 1813 के, 33 के, 53 के देखे हैं। और इस बीच में हम लोग पता है कि 1857 का रिवोल्ट होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे और क्या चेंजेस उस 87 के रिवोल्ट ने लाया था वो हम लोग बाद के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देख रहे हैं तो हम लोगों को ये जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको एक मेजर टर्निंग पॉइंट बोलते हैं क्योंकि ये मार्क करता है ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड है और फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू कर दिया था इंडिया को, इंडियन टेरिटरीज़ को। ठीक है, जो आया था क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आया था, उसको लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद दरबार में पढ़ा था। और फिर होता ये है कि कैनिंग जो थे वो पहले वाइसराय बनते हैं और उस समय ब्रिटेन के जो PM रहते हैं वो लॉर्ड डर्बी रहते हैं। लॉर्ड डर्बी थे उस समय, वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसको शॉर्ट में GOI एक्ट भी बोलते हैं, 1858 का। ये इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है कि इसके पहले जो थे वो इनडायरेक्टली ही इंग्लैंड की गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अब जो है वो फसाद वो उतर जाता है, वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करना शुरू करती है। ठीक है, और इस एक्ट का जो ऑफिशियल नाम था, जो टाइटल था, उसको ये था कि एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इस एक्ट को ऐसे प्रेजेंट किया गया था जैसे ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है लाया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन हमें ये हम आगे क्लास में जानेंगे और समझेंगे कि धीरे धीरे 1773 से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करना शुरू की थी। धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन हुआ, 1773 का देखा। फिर हम लोग जब चार्टर्ड एक्ट देखते हैं 1813, 33, 53 का, तो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से उनके पावर्स जो हैं वो धीरे धीरे छीन लिए जाते हैं। कमर्शियल छीने गए, फिर ट्रेडिंग वाले छीने गए, इसके बाद पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव छीने गए। तो बेसिकली 1853 तक आते गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बचता क्या है, एक पॉलिटिकल फंक्शन बचते हैं, नए नए प्रोविंसेस बनाना या जो प्रोविंसेस चल रहे हों उनका डिवाइड करना। ठीक है, यही बचता है उनके पास। क्योंकि जो अपॉइंट करने का था सिविल सर्वेंट्स को, वो भी 1853 के एक्ट ने उनसे छीन लिया। तो ये तो जिससे मतलब मान लीजिए कि तो होना ही था। ठीक है, इस एक्ट को डेथ ऑफ मेगा कॉरपोरेशन भी बोलते हैं क्योंकि इस एक्ट ने ऑफिशियली लिक्विडेट कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इतने बड़े लैंड मास पे रूल कर रही थी, इतनी बड़ी टेरिटरीज थी उनके पास, खुद की आर्मी थी, वो अब ऑफिशियली जो है वो ख़त्म जाती है। और उनकी लास्ट असेंबली में वो कहते हैं कि ये इंडियन टेरिटरीज जो है वो हमारी तरफ से गिफ्ट है क्राउन को। ठीक है, और क्या कहते हैं, वॉइस एक उस समय जो गवर्नर जनरल की पोस्ट में एक नया ऐड कर दिया था, वॉइस रॉय। यहाँ वॉइस रॉय का मतलब होगा, हम लोग आगे देखेंगे 1876 का क्वीन रॉयल टाइटल्स एक्ट, वो देखेंगे। फिर अभी इसको समझ लेते हैं। ठीक है, वॉइसरॉय जो टाइटल ऐड की गई थी वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन की गई थी। जब वो यहाँ के नेटिव प्रिंसेस से जब मिलेंगे, बात करेंगे, ट्रीटीज होगी, जो भी है, वो वॉइसरॉय जो है वो क्वीन विक्टोरिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मिलेंगे। और जहाँ ब्रिटिश इंडिया होगी वहाँ पे वो गवर्नर जनरल रहेंगे। और जब किसी राजा महाराजा के यहाँ जाएंगे तो वो क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, वो उनको वॉइसरॉय बोला जाएगा। ठीक है,
वॉइस रॉय मतलब वॉइस रॉय, रॉयल का वॉइस से प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वैसे। ठीक है। एक इसमें दो नए बॉडीज़ क्रिएट किए गए। एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और वो जो था वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, फिर एंड रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है। और उसके पास जो थी कंप्लीट अथॉरिटी थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। समझ लीजिए कि वो एक तरह का मिनिस्टर था, एक सिंपल वर्ड में मिनिस्टर था। ठीक है। जैसे आज हमारे यहाँ मिनिस्टर डिफेंस होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है, वैसे वो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का एज अ, अगर हम ट्रू टर्म में बोले तो, मिनिस्टर था। ठीक है। एडवर्ड स्टैनली जो थे वो पहले सेक्रेटरी थे, और उनके हेल्प के लिए, उनको एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बॉडी बनी थी, जो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी। फाइनल डिसीजन था वो सेक्रेटरी ही लेते थे, और अगर सेक्रेटरी चाहे तो बिना काउंसिल ऑफ इंडिया के एडवाइस के बिना भी वो इंस्ट्रक्शंस इंडिया भेज सकते थे। ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि काउंसिल जो थी बस एक नाम की थी, फाइनल डिसीजन था वो गवर्नर जनरल के पास ही था। हाँ, फाइनल डिसीजन था वो क्या कहते हैं, ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास था। ठीक है। और गवर्नर जनरल को अपॉइंट करना, प्रोविंशियल गवर्नर को अपॉइंट करना, वो क्राउन के हाथ में था। जैसे आज हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में है क्या कहते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करना। ठीक है। वैसे उनके ऐसे ही वो सिस्टम पहले था, गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नर को अपॉइंट करने का पावर जो था क्राउन के पास था। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करने का पावर था वो गवर्नर जनरल के पास था, लेकिन वो भी क्राउन के अप्रूवल के बाद ही। और लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होते थे प्रोविंसेस जैसे पंजाब के लिए और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लिए। अगर हम नॉर्थ वेस्ट में प्रोविंस बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एरिया जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान आता है, ये वो एरिया है जो आगरा के अराउंड था, और कुछ एरिया उत्तराखंड में भी आते हैं, तो इनको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस बोलते थे। ठीक है। इसी तरह चीफ कमिश्नर प्रोविंस होते थे, जिसमें अवध आता था और सेंट्रल प्रोविंसेस आता था। सेंट्रल प्रोविंसेस मतलब कुछ पार्ट सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रदेश के। ठीक है। फिर 1877 में 1877 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस को, एरिया अराउंड आगरा की, उसको मर्ज कर दिया गया था अवध से, और फिर एक नया प्रोविंस यूनाइटेड प्रोविंस वॉज फॉर्म। ठीक है। यहाँ पे एक और था कि सैलरी थे या उनके एक्सपेंसेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, मतलब उनकी ऑफिस की सैलरी और उनके जितने खर्चे होते थे, वो सारा का सारा इंडियन एक्सपेंसेस जाता था। ठीक है। हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो एक ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी आती है, जो नेहरूजी दादा भाई नेहरूजी ने दी थी, उसमें ये भी एक टॉपिक था कि जो उनके एक्सपेंसेस थे, सैलरी थी, वो भी एक ड्रेन ही कर रहा था इंडियन रेवेन्यू को। ठीक है। सेक्रेटरी हम लोगों ने पढ़ाई काउंसिल के बारे में। ठीक है। और काउंसिल ऑफ इंडिया में 15 मेंबर्स होते थे, जिसमें से 8 जो क्राउन अपॉइंट करता था, और 7 जो है वो नाम के लिए काउंसिल ऑफ, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉडी थी काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स, वो अपॉइंट करते थे। ठीक है। और 1850 का एक्ट जो था वो डबल गवर्नमेंट को भी ख़त्म कर देता है, जो पिट्स एक्ट के थ्रू आए थे। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, वो दो बॉडी। COD तो पहले से था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पिट्स एक्ट ने बनाया था वो ख़त्म कर देता है। तो एक तरह का डबल गवर्नमेंट जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और कुछ एश्योरेंसेस दिए जाते हैं लोगों को भाई प्रोक्लेमेशन में, कि पहला था ये कि हम और एक्सपेंशन नहीं करेंगे, जितने में हैं उतने में खुश हैं। वो हमको भी पता है, जो भी हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हो या कुछ भी UPSC या स्टेट सर्विसेज पढ़ाई करता हो, कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ऐसा नहीं हुआ है। इसके बाद भी एंग्लो सिंध वॉर हुए थे, एंग्लो अफगान वॉर हुए थे, एंग्लो बर्मा वॉर हुए थे, उसमें भी वो लोग क्वारी कर रहे थे। ठीक है। चाहे इंडायरेक्टली हो। ठीक है। ठीक है। दूसरा था पॉइंट था कि इंडियन पीपल के रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट था कि ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। वो हमको भी पता है बाद में कैसे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स आए थे, कैसे रॉलेट एक्ट आया था, उसमें ये सब चीज़ें धज्जियाँ उड़ा दी गई थी। ठीक है। कुछ चीज़ें पेपर पे थी और कुछ जो होता था वो अलग होता था। ठीक है। एंशिएंट राइट्स, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ इंडियन पीपल विल बी रिस्पेक्टेड। ठीक है।
राइट्स ऑफ अडॉप्शन, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से रिलेटेड। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को प्रिंसिपल जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। तो इसका हुआ ये कि राइट अडॉप्शन को रिकॉग्नाइज़ किया गया कि राजे महाराजे अगर उनके कोई अगर संतान नहीं है तो वो बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको अपना राजकुमार घोषित कर सकते हैं। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या कहते हैं ताबूत पे लिख दिया था डेट कि इस दिन ख़त्म। एक क्या कहते हैं एक पावर ऑफ स्पीच है, ठीक है। इस यहाँ से क्राउन का डायरेक्ट इंटरवेंशन इंडियन मैटर्स में शुरू हो जाता है, ठीक। इसमें पहली बार सिस्टम ऑफ बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो उसमें पहली बार फाइनेंस मेंबर थे जेम्स विल्सन, उन्होंने प्रेजेंट किया था 1860 में, जो वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिली थी इंडियन काउंसिल्स एक्ट में। ठीक है, तो कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम, लेकिन उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन जो मिला था वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट के मिला था, ठीक है। अर्लियर जो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो किसी भी इशू पे साथ पे काम करती थी, मतलब जितने मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सब लोग चलते थे तो एक ही काम करेंगे। जब आज हम गड्ढा खोदने का काम करें सभी लोग साथ काम करेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है। जब हम लोग आते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट पे, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है किस नज़रिए से, क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया, ठीक है। और फाउंडेशन क्या था रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का, ठीक है। तो जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था वो 1773 से शुरू होकर 1853 के एक्ट तक था, लेकिन इस एक्ट ने डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया और जो कल्मिनेट होता है 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, जब प्रोविंसेस को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाती है, ठीक है। पहला था उन्होंने अभी पढ़ा कि इस एक्ट ने लीगल रिकॉग्निशन दिया पोर्टफोलियो सिस्टम को, मतलब एक बंदा कैबिनेट में है वो एक मिनिस्ट्री संभालेगा या डिपार्टमेंट संभालेगा, वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और उसी में इसको वो फाइनल डिसीजन लेगा, ठीक है। तो वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया और उसको एक मोर ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बना दी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई, ठीक है। 1866 से पहले काउंसिल में 4 मेंबर थे, लेकिन इस 1866 के एक्ट ने 5वां मेंबर ऐड किया, जो उसको एक ज्यूरिस्ट होना ज़रूरी है, इसको लॉ की जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया, अब वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई और जिसमें हाफ जो मेंबर होंगे वो नॉन ऑफिशियल होंगे, ठीक है। और वॉइसरॉय जो है वो नॉमिनेट करेगा 6 to 12 मेंबर्स, यानी कम से कम 6 मेंबर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा, और मेंबर्स का जो टेन्योर रहेगा वो 200 साल रहेगा, 200 साल नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को इंक्लूड किया गया। राजा बनारस, महाराजा और पटियाला सर दिनकर राव को काउंसिल में ऐड किया गया। यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। लेकिन मेंबर्स को जो था वो क्वेश्चन पूछने की इजाज़त नहीं थी और अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की भी नहीं थी। वॉइसरॉय जो थे वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे जिसकी वैलिडिटी जो रहेगी 6 महीने रहेगी, ठीक है। आज के टाइम में आर्टिकल 123 और 213 जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, वो भी एक इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। वो भी इसकी भी लाइफ टाइम 6 महीने इमरजेंसी सिचुएशन में इशू होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। वॉइसरॉय जो थे वो नए प्रोविंसेस बना सकते थे, बाउंड्रीज जो है वो अल्टर कर सकते थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कर सकते थे, ठीक है। इससे पहले ये पावर थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में थी, ठीक है। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो उनसे पावर छीन ली गई थी लॉ मेकिंग की और अमेंडिंग लॉ को अमेंड करने की, वो उनको दे दी गई, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन थे।
एक्सेप्शन ये था कि कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वो तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक उसको गवर्नर जनरल की कंसेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये डिसेंट्रलाइजेशन की बिगिनिंग थी जो जाके 1935 एक्ट में ख़त्म हुई जब प्रोविंसेस को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी गई, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आई थी, यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी प्रोविंसेस में, और ये पावर जो थी क्रिएशन की गवर्नर जनरल को दी गई, ठीक है। अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हमारे यहाँ राज्यसभा में जो विधान परिषद है वो बनाने का पावर किसके पास है, कौन क्रिएट कर सकता है विधान परिषद को, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने का पावर किसके पास है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये किस आर्टिकल में है, ठीक है। तो अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ बने थे, बॉम्बे, मद्रास 1866, 1862 में बंगाल, 1866 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और 1897 में पंजाब, ठीक है। 1861 में एक और इम्पोर्टेंट एक्ट आया था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, ठीक है। इससे बॉम्बे मद्रास हाई कोर्ट बनाए गए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और फदर कोर्ट अबॉलिश कर दी गए। सुप्रीम कोर्ट 1773 के एक्ट ने बनाया था, फदर कोर्ट उसके पहले वर्ड हिस्ट्री ने इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। फदर कोर्ट्स जो थे वो जस्टिस सिस्टम देखेंगे, न्याय व्यवस्था देखेंगे मोफिसल यानी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। सदर को दो भागों में बांटा गया था, एक दीवानी, एक निज़ामत। दीवानी मतलब सिविल मैटर्स को डील करेंगे, निज़ामत जो है वो क्रिमिनल मैटर्स को डील करेंगे, ठीक है। ये क्या कहते हैं, फदर कोर्ट जो थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस्टेब्लिश किए थे, लेकिन बाद में उसको रिफाइंड किया था कॉर्नवालिस ने। हम लोग जब क्लास लेंगे क्या कहते हैं गवर्नर जनरल्स और वायसराय के ऊपर, जहाँ हम लोग स्टार्टिंग से 1773 से शुरू करके 1947 तक सारे वायसराय और गवर्नर जनरल देखेंगे, तब हम लोग हर एक क्या कहते हैं वायसराय या गवर्नर जनरल के पीरियड में क्या क्या हुए थे, कौन कौन से वॉर हुए थे, कौन सी ट्रीटी हुई थी, ठीक है। अब क्या रिफॉर्म्स उन्होंने लाए थे वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। और इसमें जो हाईकोर्ट बने थे उनको अपॉइंट करने का पावर जो था वो क्राउन के पास था, ठीक है। फिर 1873 में आया था एक्ट, ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडम्पशन एक्ट। ये जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट था, उसने फॉर्मली डिसॉल्व कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। फिर 1876 में आया था रॉयल टाइटल एक्ट, वो हम लोगों ने भी देखा, क्वीन विक्टोरिया को क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। और यहाँ इसी समय एक वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक 6वां मेंबर जोड़ा गया, जिसका काम था पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैंडल करना, ठीक है। और एक पासिंग रेफरेंस होगा, इसी समय दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। ये एक्ट था बैकग्राउंड में समझिए कि इस एक्ट के दौरान 1885 पे कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। ये 1992 में आया, तो कह सकते कि ये एक्ट जो था वो कोई बहुत बड़ी चीज़ लेके नहीं आया था, वो मेंबर्स को कैसे नॉमिनेट किया जाता है काउंसिल में, ठीक है, लार्जली उसी को कैटर किया था, ठीक है। तो ये ग्रोइंग इन्फ्लुएंस था कांग्रेस का, जो मांग कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट में इंडियन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उसके रिस्पांस में ये एक्ट आया था, ठीक है। की प्रोविजंस क्या थे, इसके की प्रोविजंस थे कि दिस एक्ट फोकस्ड ऑन एक्सपेंडिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और कैसे मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ड जो है वो सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट है, इलेक्शन यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मेंबर्स को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, और स्पेशली जो है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, मतलब काउंसिल में एक ऑफिशियल मेंबर्स होते थे, एक नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, वो गवर्नर जनरल अपॉइंट करते थे, या प्रोविंसेस में हो तो वहाँ के गवर्नर जो हैं वो अपॉइंट करते थे, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में है वो कम से कम 10 मेंबर होंगे या मैक्सिमम 16 मेंबर होंगे। पावर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको एक्सपेंड कर दिया गया, मेंबर्स अब डिबेट कर सकते हैं बजट के ऊपर, क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन वोटिंग राइट नहीं थी उनको, ठीक है।
और 6 दिन की नोटिस पीरियड था। आप कोई क्वेश्चन पूछना हो 6 दिन पहले आप इन्फॉर्म करेंगे, और 6 दिन पहले आप क्वेश्चन लिख के भेज देंगे तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि आपने क्वेश्चन पूछा था, फोरम ऑफ द काउंसिल में मिनिस्टर ने जवाब दिया तो उसके जवाब के आप काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं था। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे, उनके मेंबर्स जो थे वो बढ़ा दिए गए, 8 से 20 कर दिए गए, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में 15 मेंबर कर दिए गए थे, ठीक है। यहाँ पे 1892 एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट था कि यहाँ पहली बार लिमिटेड इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। वो कैसे हुआ था कि जैसे डिस्ट्रिक्ट में मानते हैं, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव लोकल बॉडीज़ होगी, यूनिवर्सिटीज़ होगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होगी, म्यूनसिपैलिटीज़ होगी, वो कुछ मेंबर्स रिकमेंड करेंगे, ठीक है। वो मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, ठीक है। और वो मेंबर जो होंगे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 4 प्रोविंसेस थी, वो सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, ठीक है। एक पिरामिड बन गया है, एक डिस्ट्रिक्ट में लोकल बॉडीज होगी, ठीक है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्यूनसिपैलिटी हो, ठीक है। वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सिलेक्ट करेंगे, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 1892 का एक्ट रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू फॉलो माय चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और नेक्स्ट हम लोग क्लास में 1909 का, 1919 का, और कोशिश करेंगे हम लोग 7th कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने का, ठीक है। थैंक यू।